मोदी का अब क्या होगा? ट्रंप मजेदार में छोड़ चले, एनडीए में होगा अब बवाल। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है जो कि अब हर किसी को चौंका भी रहा है और हर एक वक्त राजनीतिक करवटें भी ले रही हैं, चाहे देश की हो, चाहे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जैसा, क्योंकि मोदी जो है वह मोदी का कोई एक लाइन नजर नहीं आ रहा है, और वह लाइन नजर नहीं आ रहा है मोदी का, तो फिर सवाल कई खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि मोदी फैसले नहीं ले पा रहे हैं, ईरान से नहीं ले पा रहे हैं। ईरान और इजराइल का के युद्ध के अंदर अमेरिका जो खाने के लिए कि हमारे बगैर कुछ सोच नहीं सकते, कि अमेरिका की पिछली सरकारें जो होती थी, जो राष्ट्रपति होते थे, वह कानूनन तरीके से चलते थे, जो इंटरनेशनल कानून होता था उसके अनुसार चलते थे, और उन कानूनों को नहीं मानते। जैसे नरेंद्र मोदी भारत में कानून और संविधान, लोकतंत्र आदि नाम उनके लिए बेईमानी है, वह नहीं मानते उन सब चीजों को, उन सब से परे अपने आप को समझते हैं। अब ऐसे में ट्रंप रुक रुक कर जो ईरान पर हमले कर रहे थे, ईरान ने इतनी तगड़ी आर्थिक चोट मारी है कि ट्रंप बेहाल हो गए हैं। आप समझिए, जैसे गांव में बिजली आ रही है और खंबे जगह जगह लगे हुए हैं, एक खंबे से कई लोगों के घरों में कनेक्शन जाता है, आप एक एक खंबे पर चोट मारो और लोगों की बत्ती गुल करो, उससे अच्छा कि ट्रांसफार्मर पर आप ऐसा हमला करो कि ट्रांसफार्मर ही खत्म कर दो, पूरा गांव बत्ती गुल हो जाएगी। तो ईरान ने अमेरिका के ऐसे ट्रांसफार्मर पर हमला कर दिया है कि अमेरिका के डॉलर का भी हालत खस्ता कर दिया और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी, और ट्रंप के खिलाफ विद्रोह भी अमेरिका में पैदा करा दिया। मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी बेस पर हमला करके, या अमेरिकी बेस पर हमला करना तो एक अलग चीज था, जो सेना और सुरक्षा को लेकर के जो उसकी ताकत एक मिडिल ईस्ट में थी, उस पर चोट मारा। लेकिन होटल, रेस्टोरेंट या प्रॉपर्टीज या एयरपोर्ट या इसके जो बड़े बड़े संस्थान हैं या फिर बैंक्स, इस पर जो हमला किया, माइक्रोसॉफ्ट, सिटी बैंक, सीएसबीएस, ऐसे जगहों पर जो हमला किया, पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके चरमरा गई अर्थव्यवस्था। और यह लगातार, और दुबई को तो एक ऐसा निशाना बना लिया है कि जैसे कोई किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा नाराज रहता है ना, किधर से भी घूम के आता है एक थप्पड़ मारता है, किधर से भी घूम के आएगा एक थप्पड़ मारेगा। घर में कोई नालायक हो तो गार्जियन जो होता है कहीं से भी घूम कर आएगा तो एक थप्पड़ मारेगा गुस्से में। वैसे ही दुबई पर मिसाइल गिरा रहा है ईरान। अब इन सभी भी चीजों के बीच जब अमेरिका बैकफुट पर आया है और उसके सेना बहुत लापता है और बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, तो 250 अमेरिकी कमांडो जमीनी स्तर पर अमेरिका उतार रहा है। तो यह खबर आई कि अमेरिका ने इसे ईरान में जमीनी जंग के लिए उतार रहा है, लेकिन नहीं, इसकी सच्चाई है कि वो रेस्क्यू करने के लिए भेज रहा है, कि उसके सैनिक गायब हैं, उन्हें ढूंढने के लिए इस हमले में। यानी कि अमेरिका हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है जमीनी तौर पर भी, क्योंकि ईरान के पास जमीनी स्तर के सैनिक भी बहुत काफी हैं। अब ऐसे में अमेरिका एक पतली गली पकड़ता हुआ नजर आ रहा है
और ईरान का बयान आया है कि हम ऑयल को $200 प्रति बैरल पहुंचा करके बांधेंगे। तो अब सोचिए, अगर 200 प्रति बैरल अगर पहुंच गया ऑयल, $200 प्रति बैरल, तो भारत का क्या होगा, मोदी का क्या होगा? फिर अमेरिका तो निकल गया, अमेरिका के पास तो तेल है, एक बार वह अपनी आपूर्ति पूरा कर सकता है, लेकिन भारत क्या करेगा? अब ऐसे में मोदी उलझ गए हैं, क्या करें मोदी, क्या न करें, और क्या होगा मोदी का, यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं यह चुनाव और राज्यों में सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं, उन मुद्दों की बात कर रहा हूं कि जो आप हर दर्शकों के हर घर में और परिवार के हर एक मेंबर के जीवन में जो भूचाल अब आने वाला है, अगर ऐसा हुआ, और कल जब मार्केट खुलेगा तो किस स्तर पर मार्केट रहेगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि $110 प्रति बैरल आज तो हो चुका, और रविवार को मार्केट बंद रहता है, और रविवार के दिन भी अगर बिकौली और गिरावट जारी रहा तो फिर कल क्या होगा मार्केट का? मार्केट बचेगा भी या मार्केट पूरी तरह से स्वाहा हो जाएगा, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, असम, पश्चिम बंगाल, इस पर तारीखों का ऐलान हो गया। ममता बनर्जी इस बार सत्ता गंवा बैठेगी। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के जीत की घोषणा की है, चुनाव की घोषणा नहीं है। वह ज्ञानेश कुमार ने जो घोषणा चुनाव के 5 राज्यों का किया है, वह भाजपा के जीत की घोषणा की है, मजाक बना दिया है। और ममता बनर्जी 100% चुनाव हार जाएंगी, और ममता बनर्जी चुनाव हारते ही न घर की होंगी न घाट की, क्योंकि ममता बनर्जी ही है जो आज नरेंद्र मोदी की सत्ता है। यह बात मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों को कह दिया हूं, और ममता बनर्जी फिर कभी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे, यानी कि ममता बनर्जी का वह हाल होगा जो मायावती का भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। तीन से 4 बार वह समय आया जो इस देश की सत्ता बदल सकती थी। बार बार मैंने अपने कार्यक्रमों में बताया है वह चीजें, लेकिन ममता बनर्जी वह धूड़ी बन गई पर्दे के पीछे जो नरेंद्र मोदी की सत्ता को बचा गई। यह देश नीतीश और नायडू को अपना दुश्मन समझता है, 100% समझना चाहिए, क्योंकि यह 2 शख्स इस देश के भविष्य को एक ऐसे मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिए हैं जो देश 50 साल पीछे जिस मोड़ पर था उस मोड़ पर लाकर के कर दिया। लेकिन उससे भी बड़े गुनाहगार ममता बनर्जी निकली, जो पर्दे के पीछे इस सरकार का सपोर्ट करती रही और अडानी से हाथ मिलाती रही, और धन तो भरती रही, फंड तो भरती रही, लेकिन जिस गठबंधन में थी और इस देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को एक विकल्प समझा था, उस गठबंधन को हमेशा कमजोर करती रही। उस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का नाम तो चाहिए था उन्हें, लेकिन इंडिया गठबंधन ना ऊपर जा पाए, इसका ख्याल उन्होंने हमेशा रखा, पर्दे के पीछे मोदी सरकार को समर्थन देकर। तो अब वही भाजपा उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दे, इसके लिए भाजपा के अंदर तो हैसियत और ताकत नहीं थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस हालात में भाजपा को ला करके खड़ा कर दिया कि ममता बनर्जी न घर की न घाट की, कहीं की नहीं रहेगी। इस बार चुनाव 100% वो हारने जा रही है।
लेकिन एक बात और है कि मोदी चुनाव जीत सकते हैं मगर देश नहीं बचा सकते। हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं लेकिन न हिंदू का और न मुस्लिम का रक्षा नहीं कर सकते। यह तय है, सत्य है। यह अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा मगर साथ नहीं देगा, और बना रहा है मगर साथ नहीं दे रहा है। और ब्रिक्स से भारत बाहर हो रहा है और ईरान मजबूत स्थिति में ब्रिक्स में आ रहा है। ईरान था मेंबर लेकिन वह मजबूत, कहीं वह ब्रिक्स का अध्यक्ष न बन जाए ईरान, और भारत उससे बाहर निकल करके इजराइल और अमेरिका के खेमे में जा रहा है। क्योंकि जो भारत को अल्टीमेटम मिला है, ईरान ने दिया है कि ब्रिक्स की बैठक बुला करके प्रस्ताव पास कीजिए कि अमेरिका ने इंटरनेशनल कानून को तोड़ा है, लेकिन मोदी के पास इतनी हिम्मत नहीं है। तो अब ब्रिक्स के मेंबर्स जो हैं वह बहुमत से भारत को बाहर निकाल देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ब्रिक्स का, भारत, वह बाहर हो जाएगा। फिर भारत किसी की भी अध्यक्षता नहीं कर पाएगा और भारत का कोई नहीं सुनेगा। अब ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं वह बड़ी भयावह है। और आज अचानक से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच गए। चौंका रहे हैं, बार बार समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह चाहते क्या है। कई बार अटकलें लगती हैं कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाना है, सम्राट चौधरी सीएम बनने जा रहे हैं। कई बार गवर्नर हाउस जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, भाजपा सम्राट चौधरी भागे भागे पहुंच जा रहे हैं। कई बार अपने बेटे को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। कई बार विपक्ष के 41 विधायकों के साथ मिलकर के 85 को जोड़ा जा रहा है नीतीश कुमार के। लालू प्रसाद यादव से बात होने लगती है और फिर घर पहुंच जाते हैं और फिर एक अलग रणनीति पर काम करने लगते हैं जो बिहार न समझ पा रहा है और न देश समझ पा रहा है और न ही उनकी पार्टी समझ पा रही है। ऐसे में जेडीयू के कुछ विधायक, कहा जा रहा है कि 45 से 46 विधायक जेडीयू के बैठक किए और बैठक करके वह जिस निर्णय पे पहुंचे, जिसे गुप्त बैठक बताया जा रहा है, गुप्त बैठक करते हैं, सूचनाएं बाहर आ जाती हैं। वह कौन सा गुप्त है वह तो नेता ही जाने। और उसके बाद आता है कि नीतीश को हम दिल्ली नहीं जाने देंगे और नीतीश की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हो जाती है या बात हो जाती है, फिर अलग अलग कयास लगाए जाने लगते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बाहर निकलेंगे मोदी सरकार से या एनडीए गठबंधन में टकराव बढ़ गया है। क्योंकि अब जो नुकसान आंध्र प्रदेश को हो रहा है उसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू बड़ी चिंतित है और उनका जो विरोध हो रहा है आंध्र प्रदेश में, अब वह अपने आप को और अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगे। अभी तो अगर 2/3 बहुमत के साथ चंद्रबाबू नायडू सत्ता में हैं, लेकिन 2029 में लोकसभा और विधानसभा का एक साथ ही चुनाव आंध्र प्रदेश में होता है। अभी तक बीच में सत्ता नहीं गई है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का खिलाफत बहुत ज्यादा हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के एक असमंजस परिस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को लेकर के आजकल बड़ी गंभीर हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू सत्ता का बागडोर अपने बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश में कभी भी किसी भी वक्त सौंप सकते हैं, जिसकी भरपूर तैयारी चल रही है और खुद केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं।
तो अब दो चीजें हैं कि एक बात निकल करके आई कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बिहार में बनाएगी और नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएगी। यह बात निकल करके आई थी, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं थी। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी अगर केंद्र में आना चाहते हैं और नीतीश कुमार भी केंद्र में आ रहे हैं, तो अगर हम मान ले कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो नीतीश कुमार तो बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को क्या संभालेंगे? यह एक सवाल उठ खड़ा हो रहा है। तो जब बिहार से उन्हें इतना वक्त लग रहा है, जब महागठबंधन के पास भरपूर व्यवस्था था, तो वहां एक कंफर्टेबल सरकार, इज्जत की सरकार चला रहे थे, तो वह एनडीए में आ गए। तो दिल्ली में आकर के देश के लिए कौन सा तीर मारेंगे? बिहार में तो इतना तीर मारे कि पेंशन और तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है बिहार के पास। तो दिल्ली में आकर के अब पूरे देश के लिए वह करेंगे। नरेंद्र मोदी तो पहले खोखला कर चुके हैं, कुछ है ही नहीं। इसलिए 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रोटेक्शन फंड इमरजेंसी में जो घोषित किया जाता है, इमरजेंसी में जिस फंड की जरूरत पड़ती है, वह फंड आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव पास करा लिया। ईरान और इजराइल के इस युद्ध के मद्देनजर जो परिस्थितियां देश में बन रही है, तो खजाना तो पहले यहां खाली है, 240 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। तो नीतीश कुमार को अगर देते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू अगर केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं, तो उनको क्या देंगे? क्या अमित शाह को हटा करके गृह मंत्रालय देंगे, या नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनकर के रहेंगे? बात कुछ और है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। वह बात बड़ी चौंकाने वाली है। बात यह कुर्सी बचाने की हो रही है अब, क्योंकि सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी है और चंद्रबाबू नायडू के बगैर सत्ता में रहने का एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत साजिश चल रही है। और नीतीश कुमार को दिल्ली लाने में भी बहुत बड़ा हाथ है। और ममता बनर्जी के लिए जो रणनीति तैयार की जा रही है चुनाव हराने की, चुनाव आयोग की मदद से, जो आज चुनाव आयोग ने साबित कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ममता बनर्जी के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे अगर चुनाव हार गई तो। चंद्रबाबू नायडू को इस सरकार को जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस ममता ने इस सरकार को बचाने के लिए सब कुछ किया, वह, क्योंकि मोदी को ट्रंप इतनी बुरी तरह से फंसा दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विद्रोह और एनडीए में कब यह फूट करके बाहर आ जाएगा, अंदर खाने जो भूचाल चल रहा है। और चूंकि मीडिया कंप्रोमाइज है, इसलिए एनडीए के अंदर के टकराव और भाजपा के अंदर के टकराव को नहीं बता रहा है, नहीं दिखा रहा है। वह इतना बढ़ गया है कि मोदी को ट्रंप फंसा करके निकल रहे बाहर इसी युद्ध से, मोदी को बदनाम करके कि इजराइल और अमेरिका के साथ है, ब्रिक्स से भी निकल रहा है, महंगाई भी, किल्लतें भी। तो यह सरकार गई अगर, तो कुर्सी गई तो मुसीबत आ जाएगी। इसलिए और चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए 2018 वाली परिस्थिति में आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को दिल्ली लाना जरूरी है और ममता बनर्जी को हराना जरूरी है, तभी 272 के आंकड़े पर टिक पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वह 240 पर है। बाकी छोटे छोटे को तो यूं ही डंडा से संभाल लेगी। अब ऐसे में यह सारे षड्यंत्र है, तो एनडीए में भी बवाल हो ही रहा है, इसमें शक नहीं है। क्योंकि अगर यह सब मोदी ने नहीं किया तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, पीएम का चेहरा बदल जाएगा फिर, जो समस्याएं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास आखिरी मौका है मोदी सरकार पलटने का। और नायडू लगातार कांग्रेस के संपर्क में है, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन क्या उस हालात में और उस तैयारी में है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर किसी को चौंका रहा है और परेशान भी कर रहा है।